मेरा नाम कल्पना है। वाइपर के गीले डंडे का सिरा जब मेरी कमर से टकराया तो एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। निकल जा मेरे घर से, भाभी की चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जमीन पर बिखरे हुए गीले कपड़ों को देखा। जली हुई वॉशिंग मशीन से अभी भी धुआं उठ रहा था। आंसुओं की गर्म लकीरें मेरे गालों पर बह रही थी। मैंने सहारे के लिए दीवार को पकड़ा और रोते हुए कहा कि भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी आवाज टूट रही थी। उन्होंने मुझे धक्का देते हुए कहा कि कहीं भी चली जा, नरक में चली जा, मगर मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी। उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने दरवाजे से बाहर कर दिया। मैं गिरते गिरते बची थी। मैं इस वीरान सड़क पर चल पड़ी थी, ये जाने बिना कि मेरी मंजिल कहाँ है। शहर की इस अनजान सड़क पर मेरे कदमों की आहट के सिवा कोई और आवाज नहीं थी। मगर मैं अकेली नहीं थी। वो काली गाड़ी जो पिछले 3 दिन से मेरा पीछा कर रही थी, खामोशी से फासले रखे हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। भाभी को या इस दुनिया में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं जानती हूँ कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कल्पना रस्तौगी। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, वहां तक पहुंचने की कहानी बहुत ज्यादा लंबी और दर्दनाक है। मेरी जिंदगी की कहानी राख से शुरू हुई थी। हम 3 बहन भाई थे। सबसे बड़ी मेरी दीदी श्रद्धा, जो मुझसे पूरे 15 साल बड़ी थी। फिर हर्षद भैया, जो मेरी दीदी से 7 या 8 साल छोटे थे। और आखिर में मैं। मेरे जन्म पर ही मेरी माँ इस दुनिया से विदा हो गई थी। मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। बस उनकी एक धुंधली सी तस्वीर थी जो पिताजी के कमरे में लगी रहती थी और जिसे मैं छुप छुप कर देखा करती थी। लोग कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरी दीदी ने उस कहावत को गलत साबित करने की ठान ली थी। उन्होंने हम दोनों, मतलब मुझे और मेरे हर्षद भैया को, माँ बनकर पाला था। वो हमारी बहन भी थी और हमारी माँ भी थी। मुझे याद है, जब मैं रात को डर कर उठ जाती थी तो दीदी का हाथी अपने सर पर पाती थी। जब हर्षद भैया को स्कूल के काम के लिए पैसे चाहिए होते थे तो दीदी अपनी टूटी हुई चप्पल सिलवा लेती थी, लेकिन भैया की फीस टाइम पर जमा करवाया करती थी। पिताजी माँ के मरने के बाद जैसे टूट से गए थे। वो दुनिया से दूर होकर रह गए थे और अक्सर बीमार रहने लगे थे। वो घर के बड़े होने के नाम पर सिर्फ एक साया थे, लेकिन घर की असली जिम्मेदारी उठाने वाली तो मेरी दीदी थी। वो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाती थी, हम सबके लिए नाश्ता बनाया करती थी और फिर सिलाई कढ़ाई की मशीन पर बैठ जाती थी। उनकी उंगलियां सुई धागे में ऐसे चलती थी जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर रंग बिखेरता है, मगर उन रंगों के पीछे उनकी जवानी के वो सब सपने थे जो बेरंग हो रहे थे। समय गुजरता जा रहा था। हर्षद भैया बड़े होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे और मैंने इंटर की परीक्षा पास कर ली थी। मेरा दिल भी चाहता था कि मैं आगे पढ़ूं, कॉलेज जाऊं, अपनी दोस्तों की तरह हंसूं खेलूं, लेकिन घर के हालात मुझसे ज्यादा दीदी के मुरझाए हुए चेहरे से साफ झलकते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीदी से कहा, दीदी, मेरी सारी सहेलियां कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं, मेरा भी दिल करता है। दीदी उस समय एक दुपट्टे पर गोटा टांक रही थी। उनके हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए थे। उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकावट और मोहब्बत का समुंदर था। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ना चाहती हो? मैंने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। वो मुस्कुरा दी थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट आंखों तक न पहुंची थी। उन्होंने कहा, पढ़ेगी मेरी बहन तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। बस भाई की इस सेमेस्टर की फीस जमा हो जाए, फिर तुम्हारा एडमिशन का भी इंतज़ाम करते हैं। लेकिन मुझे पता था कि ये फिर शायद कभी नहीं आएगा। दीदी अकेली जान सिलाई कढ़ाई से कितना कमा लेती थी। भैया की यूनिवर्सिटी की फीस भी उन्हें ही देनी होती थी। किताबें और घर के खर्चे भी होते थे। उसी शाम पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। हम उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने कहा कि इनका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। उस दिन के बाद मैंने अपनी किताबें अलमारी के सबसे ऊंचे खाने में रख दी थी और दीदी के साथ सिलाई के काम में उनका हाथ बटाने लगी थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरे और भैया दोनों के सपनों का बोझ दीदी अकेले नहीं उठा सकती थी। फिर एक दिन जो कयामत हम पर धीरे धीरे टूट रही थी, वो एकदम टूट पड़ी थी। पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद घर की छत जैसे गिर गई हो। सारी जिम्मेदारी अब पूरी तरह से मेरी बड़ी बहन के सर पर आ गई थी। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार, सब लोग पिताजी की मौत पर दुख जताने के लिए आए थे और एक ही बात कहते थे कि श्रद्धा, मतलब मेरी दीदी को कहते थे कि अब तुम शादी कर लो, जवान लड़की हो, कब तक ऐसे रहोगी। दीदी उनकी बातें सुनती थी और खामोशी से सर झुका लेती थी। एक दिन एक रिश्ते वाली ललिता आंटी जबरदस्ती एक रिश्ता लेकर आ गई। लड़का अच्छा था,
उसका घर अपना था, कारोबार था। ललिता आंटी ने कहा कि श्रद्धा बेटी, अब से ये सब कुछ छोड़ दो। ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना बोझ उठा सकते हैं। उस दिन दीदी पहली बार बोली थी। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक अटल फैसला था। ललिता आंटी, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी कल्पना और हर्षद कहाँ जाएंगे? मैं उनके सर पर छत देखकर ही अपनी आंखें बंद करूंगी। दीदी ने हमारी खातिर खुद शादी नहीं की थी। वो कहती थी कि मेरी शादी की उम्र गुजर गई है, लेकिन सच तो ये था कि उनकी उम्र हमारे भविष्य की फिक्र में गुजरी थी। हमारी खुशियों की कीमत वो अपनी जवानी से अदा कर रही थी। पिताजी के जाने के बाद हमारी जिंदगी का सहारा सिर्फ दो चीजें ही रह गई थी, दीदी की सिलाई मशीन की आवाज़ और हर्षद भैया की किताबें। दीदी ने अपनी जवानी के सारे रंग उन कपड़ों पर कढ़ाई कर दिए थे जिन्हें वो सिलकर दूसरों के घरों को आबाद कर रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे और बालों में सफ़ेदी उतरने लगी थी। दूसरी तरफ हर्षद भैया यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में पहुंच चुके थे। वो हमारा गर्व थे, हमारी उम्मीदें थे। दीदी कहती थी कि जिस दिन हर्षद ऑफिसर बन जाएगा, मैं इस मशीन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मगर किस्मत को शायद हमारी ये छोटी छोटी खुशियां भी मंजूर नहीं थी। एक शाम दीदी पैसे गिन रही थी, शायद किसी का राशन और दूध का हिसाब बराबर कर रही थी। भैया जो कुछ दिनों से बहुत चुप चुप थे, उनके पास आकर बैठ गए थे। उनका चेहरा बुझा हुआ था और नजरें झुकी हुई थी। दीदी, उन्होंने बहुत झिझकते हुए दीदी को आवाज दी। दीदी ने चश्मे के शीशे से उन्हें देखा। हाँ अरशद, बताओ क्या बात है? तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? उनके शब्दों में वही ममता थी जो उन्होंने हम पर न्योछावर कर दी थी। भैया ने गला साफ किया और कहने लगे कि दीदी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। दीदी ने पैसे एक तरफ रखे और पूरी तरह उनकी तरफ ध्यान देने लगी। उन्होंने कहा कि बोलो मेरे भाई, क्या बात है? हर्षद भैया ने कहा कि दीदी, मैं यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ। एक लम्हे को कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। सिलाई मशीन भी खामोश थी और समय भी जैसे थम गया हो। मैं जो दूसरे कमरे के पर्दे के पीछे से ये सब कुछ देख रही थी, मेरा दिल भी जोर से धड़का था। दीदी ने एक लंबा सांस लिया। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्होंने कहा, कौन है वो लड़की? भैया ने जल्दी से कहा कि उसका नाम किरण है, मेरे साथ ही पढ़ती है। दीदी, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन दीदी ने कहा, लेकिन क्या? लेकिन वो लोग बहुत अमीर हैं। दीदी, वो बहुत ज्यादा खाते पीते लोग हैं। दीदी मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो उनके थके हुए चेहरे पर एक रोशन चिराग जैसी थी। दीदी ने कहा, तो क्या हुआ, अमीर है तो इंसान तो है ना? अगर मेरे भाई को पसंद है तो मैं कल ही जाकर रिश्ता मांग लूंगी। ये सुनकर तो भैया का चेहरा खिल उठा था। उन्होंने कहा, दीदी, कि आप सच कह रही हैं? आप सच में वहां जाएंगी? दीदी ने उठते हुए कहा कि हाँ हाँ, जरूर जाऊंगी। आखिर तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैंने अपनी जिंदगी तो गुजार ली है, अब मैं अपने दोनों बहन भाइयों की शादी करना चाहती हूँ और उनके घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। अगले दिन दीदी ने अलमारी से वो कपड़े निकाले जो शायद उन्होंने अपने दहेज के लिए कभी संभाल कर रखे होंगे। हल्के गुलाबी कलर का सूट जिस पर सिंपल सी कढ़ाई हो रखी थी। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा था। कहने लगी कि कल्पना, तुम भी साथ चलो। भाई के रिश्ते के लिए बहनें ही जाती हैं। जब हम रिक्शा से उस आलीशान घर के सामने उतरे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना बड़ा गेट, इतने सारे नौकर, हमें एक बड़े से ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। हर चीज चमक रही थी। मैं और दीदी शायद इस माहौल में बहुत अजनबी लग रहे थे। काफी देर के बाद एक बहुत ही घमंडी सी औरत अंदर दाखिल हुई थी। वो सर से लेकर पैर तक ब्रांडेड लग रही थी। उन्होंने हमें ऐसे देखा जैसे हम गलती से वहां आ गए हैं। जी कहिए, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा था। दीदी ने हिम्मत जमा की और कहने लगी कि बहन जी, मैं हर्षद की बड़ी बहन हूँ। मेरा भाई आपकी बेटी किरण के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो इस औरत ने अपनी आईब्रो उठाई। दीदी आगे बोली, हम हर्षद के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। दीदी ने मजबूती से कहा। इतना सुनना था कि इस औरत ने एक जहरीली हंसी लगाई। कहने लगी, रिश्ता? किसका रिश्ता? वो तुम्हारा भाई जो यूनिवर्सिटी की फीस भी मुश्किल से देता है, उसका रिश्ता लेकर आई हो। दीदी का चेहरा लाल हो गया था। दीदी ने कहा कि देखिए बहन जी, पैसों की ही बात है। अभी दीदी की बात पूरी नहीं हुई थी कि उस औरत ने उनकी बात काट दी और कहने लगी, तुम लोगों की औकात है हमारी दहलीज पर कदम रखने की? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग रिश्तेदारी के सपने देखना शुरू कर दो। हमारी बेटी के लिए किसी राजकुमार का रिश्ता आएगा, तुम जैसे भिखारी लोगों का नहीं।
ये शब्द नहीं थे, तेजाब थे जो मेरी दीदी के दिल पर गिर गए थे। दीदी ने कहा कि आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? वो हंसी और कहने लगी, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। जाओ और आइंदा कभी इस घर की तरफ कभी पलटकर भी मत आना और उस लड़के को भी समझा देना कि अपनी औकात में रहे। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से उठ खड़े हुए। उस दिन घर वापसी का रास्ता बेहद लंबा और सावधान लग रहा था। घर पहुंचकर भैया जो बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे, दीदी का और मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सब कुछ समझ गए थे। भैया ने धीरे से कहा, इनकार कर दिया ना दीदी? भैया की आवाज में दर्द था। दीदी ने उन्हें गले से लगा लिया था और कहा कि कोई बात नहीं हर्षद, मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दूंगी, इससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी तुम्हारे लिए। लेकिन भैया ने खुद को दीदी से अलग कर लिया था। उनकी आंखों में आंसू नहीं, एक वहशत भरी जिद थी। उन्होंने अटल शब्दों में कहा कि नहीं दीदी, शादी होगी तो किरण से ही होगी, वरना इस घर में आज के बाद शादी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। भैया के मुंह से ये शब्द सुनकर हमारे टूटे फूटे घर की दीवारों में दरार आ गई थी कि शादी होगी तो किरण से ही होगी, वरना सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूंगा। दीदी ने उनका चेहरा देखा था, जो कभी उनका मान हुआ करता था, आज वो किसी अजनबी के जैसा लग रहा था। दीदी ने कहा कि हर्षद, तुम होश में तो हो? दीदी की आवाज में दर्द की एक लहर उठी थी। उन्होंने कहा, तुम इस जिद में हम सबको बर्बाद कर दोगे। हर्षद भैया अपनी जगह से उठे और कड़वाहट के साथ मुस्कुराए। बर्बाद? दीदी, बर्बाद तो मैं हो चुका हूँ। जब दिल ही मर जाए तो शरीर को जिंदा रखकर क्या करना है? वो ये कहकर कमरे से निकल गए थे और उस दिन के बाद हर्षद भैया ने जैसे खामोशी का दरवाजा रख लिया हो। वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ चुके थे, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था और अक्सर वो कमरे में बंद रहते थे। दीदी उनके लिए खाना लेकर जाती थी, लेकिन वो प्लेट को भी हाथ नहीं लगाते थे। उनकी ये हालत हम दोनों बहनों से देखी नहीं जाती थी। दीदी की आंखें हर समय सूजी रहती थी। वो सिलाई मशीन पर बैठती थी, लेकिन उनके हाथ कांपते थे और वो बार बार टूट जाती थी। एक रात मैंने दीदी को प्रार्थना करते समय रोते हुए देखा था। वो भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मैंने अपने भाई को अपने खून से सींचा है, वो एक लड़की की खातिर मुझसे मुंह मोड़ रहा है। जब वो प्रार्थना कर चुकी तो मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा था। मैंने कहा, दीदी, भैया ठीक हो जाएंगे। दीदी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने कहा, कल्पना, वो ठीक नहीं होगा जब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिल जाती। मैंने डरते डरते कहा, मगर दीदी, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमारी बेइज्जती की थी। दीदी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि हर्षद की जिंदगी से बड़ी नहीं है हमारी इज्जत। अगर उसकी खुशी उस घर में है तो हम एक बार फिर से वहां जाएंगे। मैं चीख पड़ी। मैंने कहा, नहीं दीदी, वो हमें फिर से बेइज्जत कर देंगे। दीदी ने अटल शब्दों में कहा कि करने दो। अगर मेरे जलील होने से मेरा भाई वापस जिंदगी की तरफ आ जाएगा तो मैं ये बेइज्जती 1000 बार सहने को तैयार हूँ। कल हम दोबारा से उनके घर जाएंगे। अगले दिन हम फिर उसी आलीशान बंगले की दहलीज पर खड़े थे। इस बार चौकीदार ने हमें वहीं गेट पर रोक दिया था